नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी के लिए ये बात बड़ी परेशानी भरी है कि आखिर पत्ते एक एक करके पिट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में जिस तरह उसकी किरकिरी हुई है, उसने सरकार को कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं छोड़ा है। साफ हो गया है कि सरकार किस तरह साजिश करती है। अभय दुबे जी से मैंने अरविंद केजरीवाल से लेकर सौवी अवमुक्तेश्वरानंद और एपस्टीन फाइल पर चर्चा की है, शानदार बातचीत की है। 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। कभी कभी जब विश्वास को चोट लगती है तो बड़ा दुख लगता है। आपकी आस्था हो किसी व्यक्ति से, उसकी बात गलत निकल जाए तो बहुत ही खराब लगता है। मेरा दिल आज दोपहर से बहुत दुखी है क्योंकि सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा, मैं बड़ा यकीन करता था ये लोग जो बात करते हैं ये ब्रह्म वाक्य होता है, ये कभी गलत हो नहीं सकता। जैसी शराब नीति पे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो इन लोगों ने एक एक 2-2 घंटे के शो किए थे, बड़ा बड़ा स्क्रीन लगा के समझा दिया था कि कितना बड़ा गुनाह किया है अरविंद केजरीवाल को, तो फांसी होनी चाहिए। तो मैं तो सुशांत सिन्हा और सुधीर चौधरी की बात सुन के लग गया था कि वाकई में 100-200 करोड़ की तो रिश्वत ली होगी अरविंद केजरीवाल ने। भैया दोनों दोनों इतने इतने घंटों व्याख्यान दे रहे हैं, आज तक पे चल रहा है और उनके टाइम्स नाउ पे, नवभारत टाइम्स पे चल रहा है। तो लेकिन आज गलत हो गया। हमारे महान श्री श्री 108 सुधीर चौधरी, तिहाड़ रिटर्न और सुशांत सिन्हा की बात खारिज हो गई। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया रिहा हो गए और जो गुब्बारा बनाया गया था जिसके दम पर दिल्ली का चुनाव जीता गया था, वो गुब्बारा फूट गया। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं है। लेकिन मेरा बड़ा सवाल यह है कि वो महीनों जो जेल में गुजारे हैं, जिनके बच्चे आईआईटी पढ़ चुके हैं, बच्चों के दोस्त कहते होंगे, सहेलियां कहती होंगी कि तुम्हारे पापा तो बहुत ईमानदारी की बात करते थे, वो तो रिश्वतखोरी में जेल चले गए। उन बच्चों के जो महीनों की मानसिक पीड़ा है वो कौन लौटा सकता है? रूलिंग पार्टी के चीफ मिनिस्टर को जो बदनाम किया गया वो कौन लौटा सकता है? तो बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट को एक और इंक्वायरी करनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने जांच का आदेश तो दिया है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये जांच होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे देश के सभी लोग इस बात से सहमत होंगे, जो थोड़ा से भी सहानुभूति रखते हैं समाज के प्रति, वो इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये इंक्वायरी हो तो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो कि कौन कौन से अफसर थे जिन्होंने इनको फंसाने की साजिश रची। उन्हें नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। क्योंकि जो नौकरशाही है, ये सीबीआई है, जो इनकम टैक्स है, ये ईडी है, ये तोते की तरह किसी भी बेगुनाह आदमी को, बेगुनाह तो आदमी, नॉर्मल आदमी छोड़ दिए, चीफ मिनिस्टर तक को बिना किसी आरोप के अगर महीनों जेल में रख सकती है, तो ये डेमोक्रेसी का बदनुमा चेहरा है। तो तत्काल अगर 1 महीने के अंदर इंक्वायरी हो, कौन कौन से ऐसे लोग थे कि ऐसे सबूत भी नहीं थे तो सीबीआई ढूंढ नहीं पाई, उनको दंडित किया जाए, तो एक मिसाल कायम होगी। पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आपकी राय मानकर इस प्रकार की फास्ट ट्रैक जांच होती है और किसी सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या किसी मौजूदा न्यायाधीश के नेतृत्व में ये जांच होती है, तो फिर तो उसके तार बहुत दूर तक जाएंगे। भाई, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जिसके खिलाफ न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने, जिन्होंने ये फैसला दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई इनके खिलाफ जो कानून की एक धारा है, इसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, इनके खिलाफ आदेश दे दिया है उन्होंने। तो अब अगर मान लीजिए इस जांच को इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से आप कह रहे हैं, और जो मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, तब तो फिर ये मामला सीधे वहां जाएगा कि कहां से आदेश आते थे, कौन थे वो अदृश्य महाप्रभु, कौन थे, मोटा भाई कौन था, जहां से ये आदेश आते थे, वहां से पूरी बात आएगी निकल के। तो इसमें तो सब लोग फंसेंगे, इसलिए ये जांच तो होगी नहीं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर इस मामले के ऊपर मुझसे कोई टिप्पणी करने को कहा जाए, तो मैं ये कहूंगा कि दिल्ली की राजनीति, आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नेतृत्व, इन तीनों को केंद्र बनाकर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को एक प्रयोगशाला के रूप में बनाया था। दिल्ली एक लेबोरेटरी थी जिसके अंदर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स और पीएमएलए कानून, इन 4 चीजों को मिलाकर विपक्ष मुक्त भारत बनाने का प्रयोग किया जा रहा था। दिल्ली में उन लोगों को कामयाबी मिली, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से सत्ता छीन ली,
अगर ये सब मुकदमा और इतना लंबा चौड़ा प्रपंच न रचा जाता तो ये सत्ता नहीं छीनी जा सकती थी। इस प्रपंच को रचने के लिए बहुत कुछ किया गया। देखिए, अदालत ने ये भी कहा है कि जो जिस शराब नीति को के आधार पर ये विवाद खड़ा किया गया, ये मुकदमा खड़ा किया गया, झूठा मुकदमा खड़ा किया गया, वो शराब नीति बिल्कुल ठीक तरीके से बनाई गई थी। उसमें लगातार सभी स्टेक होल्डरों के साथ में विचार-विमर्श करके और सभी का ध्यान रख के कानूनी तरीके से सारे नियमों का पालन करते हुए वो शराब नीति बनाई गई थी। कोर्ट ने उस शराब नीति को भी सही घोषित कर दिया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि तत्कालीन जो एलजी थे, तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, उनका अप्रूवल था, उनकी स्वीकृति थी इस शराब नीति पर। इसीलिए बीजेपी ने उन एलजी को हटाया। एक ऐसा एलजी लेके आए जो कि बीजेपी की राजनीतिक गोटी लाल कराने के लिए लाया गया था। और फिर उसने आते ही एक रिपोर्ट तैयार करवाई और उस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई की जांच का आदेश दे दिया। और सीबीआई को आमतौर पर अगर किसी बात की कोई मुकदमा दिया जाता है तो पहले वो एक शुरुआती जांच करती है लंबी, ये देखने के लिए कि मुकदमे में कितनी दम है। यहाँ सीबीआई ने वो कुछ भी नहीं किया। सीबीआई ने आनन-फानन में एफआईआर दर्ज कर ली और फिर मीडिया लेके उसको ले उड़ा। और हमारे जो 2 पत्रकार मित्र हैं जिनका अभी आपने जिक्र किया, वो फिर एक पाठशाला चलाने लगे और उसमें समझाने लगे लोगों को कि ये सब क्या-क्या हो रहा है। तो देखिए, ये प्रयोगशाला बनी थी दिल्ली के अंदर, उसकी पोल खुल गई है पूरी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्जता देखिए और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की निर्लज्जता देखिए, अभी भी वो अड़े हुए हैं इस बात के ऊपर। जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक ने तो ऐलान किया है कि अरविंद केजरीवाल ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा ना कि सरकार, हाई कोर्ट के जज ने कह दिया है, अदालत ने कह दिया कि मैं एक कट्टर ईमानदार हूं, तो उन्होंने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये उन्होंने इस बात को लेकर ये बोल दिया। उसके बाद किसी ने, एक प्रवक्ता ने ये कह दिया भाजपा के कि अगर कोई सबूत नहीं था तो अदालत ने चार्ज क्यों फ्रेम किए, जबकि अदालत ने चार्ज फ्रेम करने की नौबत ही नहीं आई। जब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट पेश की तो अदालत ने उस चार्जशीट की वैधता को ही स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चार्ज अगर फ्रेम हो जाते तो मुकदमा ही शुरू हो जाता। भाई जैसे ही चार्ज, जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जांच एजेंसी मुकदमा पेश करती है अदालत के सामने, अपनी बनाई हुई चार्जशीट पेश करती है और अदालत उस चार्जशीट को मान लेती है, हाँ इस पर मुकदमा चल सकता है, तो चार्ज फ्रेम हो जाते हैं और उसके बाद मुकदमा शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार के तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। हुआ ये कि जैसे ही ये फैसला आया वैसे ही सिटी-बिटी गुम हो गई बीजेपी की। काफी देर तक तो उनकी समझ में नहीं आया कि भाई इस पर प्रतिक्रिया क्या करें, क्योंकि उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह का हो सकता है कुछ भी। और उस जज ने किया क्या? उस जज ने, जिसकी मैं समझता हूँ जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, उसने किया ये कि उसने पूछा कि ये आपने जो पहला अभियोगी इसमें बनाया है, इसके खिलाफ आपके पास क्या है? पहला अभियोगी कौन था? यानी जिसके पास फाइल गई थी शराब नीति की और उसने उसके ऊपर किसी सरकारी कर्मचारी ने, किसी सचिवालय के एक किसी कर्मचारी ने, इसकी अफसर ने इसकी जिम्मेदारी साइन किए थे, उसको भी उन्होंने अभियुक्त बना लिया था। तो उन्होंने पूछा इस व्यक्ति के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है? इसको आपने अभियुक्त क्यों बनाया है? तो सीबीआई के पास का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा चूंकि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो इसको मैं बरी घोषित करता हूं। और उसके बाद एक-एक करके उसने बरी करना शुरू किया और पूरे के पूरे 27 लोग जो थे बरी कर दिया। उसमें के कविता भी हैं उसके अंदर, विजय नायर भी उसके अंदर है। के कविता, इनके बारे में अफवाह उड़ाई गई थी कोई साउथ कार्टेल है, साउथ इंडिया का कोई एक गिरोह है बहुत बड़ा, जिसकी वो नेता है, वो जैसे कोई बहुत बड़ा माफिया गिरोह चल रहा हो साउथ इंडिया में, के कविता उसकी मालिक है, वो इसकी नेता हो, बॉस हो उसकी। इस तरीके से पूरा मामला बनाया गया। अब तो ऐसी बात हो गई कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने पे उससे कहा जाए कि अगर तुम्हें सजा से बचना है तो तुम जिस व्यक्ति के खिलाफ हम कह रहे हैं उसके खिलाफ गवाही दे दो, और उसके खिलाफ वो गवाही दे दे, वायदा माफ गवाह हो जाए, अप्रूवर जिसको कहते हैं वो हो जाए और उसके आधार पर पूरा केस खड़ा कर दिया जाए। तो बार-बार
तमाम वकील कह रहे थे, कानून के तमाम जानकार कह रहे थे कि इस केस में कोई दम नहीं है। सब लोग कह रहे थे। सब लोग कह रहे थे कि एक ऐसा मुकदमा जो मुख्य तौर पर भ्रष्टाचार का इसमें आरोप है, तो भ्रष्टाचार साबित करने के लिए जो जो ज़रूरी बात होती है, कोई मनी ट्रेल मिले, वो मनी ट्रेल मिली ही नहीं है किसी तरह। न कागज़ पे मिली है और न ठोस रूप से पैसे की या संपत्ति की बरामदगी के लिए मिली है। ये तो उसी मामले में पकड़े गए लोगों को जेल में डाल दिया। जेल में डालते हुए घबरा गए, उन्होंने कहा भाई हमें जेल से छोड़िए, गिड़गिड़ाने लगे, तो उनको फिर अप्रूवर बना के उन्हीं का बयान रिकॉर्ड करके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कर दिया। इस तरीके से पूरा मामला बनाया गया था। इस मामले में कोई दम थी ही नहीं। सब लोग ये कह रहे थे और धीरे-धीरे करके ये बात साबित भी हुई सही तरीके से। तो ये तो बिल्कुल अपने आप में स्पष्ट है कि ये एक निहायत ही शर्मनाक किस्म का वाकया था। एक ऐसा वाकया था जिससे भारतीय लोकतंत्र शर्मा गया, जिससे जांच एजेंसियां शर्म को शर्म आनी चाहिए। और जिस तरीके से इस लोकतंत्र में इस सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में ये सरकार अपने राजनीतिक हितों को आगे बढ़ा रही है और विपक्ष के ऊपर झूठे आरोप लगा रही है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। ये तो बहुत बुरी स्थिति है। इसके ऊपर तो भविष्य जो है ना, वो इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक करेगा, मेरा मानना है। जिस दिन ये लोग सत्ता में नहीं रहे, उस दिन इन लोगों के लिए सिर छुपाने की जगह मिलना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जिस डंडे से आज ये लोगों को पीट रहे हैं, उसी डंडे से इनको भी पीटा जाएगा। तब ये कहने लायक भी नहीं रहेंगे कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। अच्छा, आज के फैसले के बाद पंजाब चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी को कितनी बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं? अब क्या पंजाब के चुनाव सिर पर हैं और एक आम आदमी पार्टी को एक बड़ा फायदा होगा इससे? 100% आम आदमी पार्टी के लिए फायदा ही फायदा है। दिल्ली की राजनीति में फायदा है, पंजाब की राजनीति में फायदा है, जो विपक्ष की राष्ट्रीय राजनीति है उसके अंदर भी फायदा है। ये तीनों फायदे आम आदमी पार्टी के पास हैं। भाई दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी चुनाव जरूर हार गई। एक तो ये है कि उसका चुनाव में सफाया नहीं हुआ। भाई बीजेपी का सफाया हुआ तो बीजेपी की 3 सीटें रह गई, दूसरी बार केवल 7 सीटें मिली थी और कांग्रेस को तो 3 चुनाव से कोई सीट मिली नहीं है। तो आम आदमी पार्टी को शायद 23-24 सीटें मिली थी उनको और उनका वोट भी कोई बहुत कम, वोट भी उन्हें काफी सम्मानजनक प्राप्त हुआ था आम आदमी पार्टी को। और दिल्ली में जो पार्टी भाजपा के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, उसके नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह ही सक्रिय दिखते थे। विपक्ष की भूमिका भी आम आदमी पार्टी निभा रही थी। कांग्रेस का दिल्ली में कोई उभार नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी हार गई है तो कांग्रेस ने आगे बढ़कर उसकी जगह ले ली हो। कांग्रेस का मामला पहले भी ठप था, आज भी ठप है और कल भी ठप रहेगा दिल्ली की राजनीति में। वो कह रहा कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं थी दिल्ली की राजनीति में, उन्होंने कांग्रेस ने कुछ किया भी नहीं अभी तक। तो दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी के बहुत जम के उभरने का पूरी संभावना बन गई है, पूरी जमीन तैयार हो गई है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने कहा भी कि दिल्ली के 3 करोड़ लोग बहुत परेशान और दुखी हैं और मैं चुनौती देता हूं कि आज चुनाव करा लिए जाए। भाजपा की 10 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी वरना मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये उन्होंने आज उन्होंने चुनौती दे दी है उन्होंने। तो अब जहां पंजाब को आइए, पंजाब में भगवंत मान की जो सरकार है, उसकी कई बातों पे उनकी आलोचना की जा सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। हर सरकार की आलोचना की जा सकती है, लेकिन अगर वहां की राजनीतिक परिस्थिति को आप देखें तो कांग्रेस के पास पंजाब में कोई नेता नहीं है। ये राजा वड़िंग वगैरह ये नेता नहीं है, तो किसी तरह काम चलाने वाले लोग हैं। पंजाब के पास कोई नेता नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस के पास पंजाब का कोई नेता नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल है, वो कभी भी शहरी हिंदू व्यापारियों से आगे बढ़ नहीं पाई और जो अकाली दल है वो अभी भी उसका कोई उत्थान नहीं हो पाया है। वो अभी भी बेअदबी के मामले में जो गिरा था अकाली दल, वो वहीं का वहीं पुरानी स्थिति में है। तो एक पार्टी के तौर पर अभी भी आम आदमी पार्टी अपने प्रतिद्वंदियों से पंजाब में एक कदम आगे है। चुनाव में क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आम आदमी की पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी की लहर चल रही हो और उसमें बीजेपी को फायदा हो रहा हो या कांग्रेस को फायदा हो रहा हो या अकाली दल को फायदा हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्थिति पंजाब की है। तो आम आदमी पार्टी को तो दोनों तरफ से फायदा ही फायदा है। जहां तक राष्ट्रीय राजनीति का सवाल है, अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल के बारे में आए फैसले पर खुशी व्यक्त की है। भाजपा के लिए कहा है कि भाजपा की नैतिक मृत्यु के समान है और
तेजस्वी यादव ने भी इसी तरह का वक्तव्य दिया है, स्टालिन ने भी इसी तरह का वक्तव्य दिया है, ममता बनर्जी ने भी इसी तरह का वक्तव्य दिया है, कांग्रेस को छोड़कर। हाँ, वो कहता कांग्रेस जरूर इस कांग्रेस फैसले से बिल्कुल, दुखी है। कांग्रेस बहुत नाराज है, वो तो केजरीवाल पे और तेज हमला कर रही है और मतलब बिल्कुल दुश्मन की तरह कर रही है। कहा कांग्रेस के केजरीवाल अंदर और भी सोनिया गांधी ने एक साथ मीटिंग करी थी, एक देखिए, सभा की थी। कांग्रेस के अंदर भी दो तरह की आवाजें हैं। एक आवाज मार्गरेट अलवा जैसे लोगों की है, इन्होंने केजरीवाल को बधाई दी है। जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग ने भी केजरीवाल को बधाई दी है। कुछ उन्होंने और बातें भी कही है संदेह की, लेकिन ऐसी बात नहीं है जो ये पवन खेड़ा ऐसा वक्तव्य उनका नहीं है। जहां तक पवन खेड़ा का सवाल है, पवन खेड़ा तो शीला दीक्षित के सचिवालय में काम करते थे पहले। अरविंद केजरीवाल ने जिस राजनीतिक हस्ती को पूरी तरह मटिया मैट किया वो शीला दीक्षित थी, और शीला दीक्षित के लोग थे जिनके हाथ से सत्ता चली गई तो पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गई। तो ये जो स्थिति थी उसकी उनके मन में अभी भी खुन्नस है। और वो आप देखिए, जो कांग्रेस की बड़ी हस्तियां हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों ने कोई केजरीवाल के खिलाफ बात नहीं कही है। और आपको यह भी याद होगा कि 2024 के चुनाव के दौरान और 2024 के चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा में राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा था कि हमारे आम आदमी पार्टी से जो भी राजनीतिक संबंध हो, लेकिन जिस मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरह से उनको सताया गया, मैं उनके साथ हूं, ये उन्होंने कहा था राहुल गांधी। तो ये जो कांग्रेस के दूसरी कतार के लोग जो बयान दे रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि ये कांग्रेस की एक कोई स्थायी नीति आम आदमी पार्टी के संदर्भ में होने वाली है। तो ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जो दूसरी लाइन के नेता हैं ये बयान क्यों दे रहे हैं। ये कांग्रेस की भी एक लाइन होगी, कांग्रेस की भी प्लानिंग होगी। देखिए, कांग्रेस का जो काम काज है संगठन का, वो इसी तरीके से चलता है। कोई भारतीय जनता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी की तरह उसमें बहुत ज्यादा अनुशासन और आला कमान का बहुत कंट्रोल और ये सब नहीं होता है उसके अंदर। कांग्रेस में इस तरह से चलता रहता है। तो ये माना जाए कि जिस तरह के तीखे हमले, क्योंकि केजरीवाल ही वो इंसान थे जिन्होंने विधानसभा में चौथी पास राजा की कहानी सुना के हंगामा मचा दिया था। वो कहानी आज तक लोगों को याद है। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी की जो चारित्रिक हत्या जितनी केजरीवाल के समय में विधायक कपिल मिश्रा, हालांकि अब तो वो बीजेपी में चले गए, जो हाउस के अंदर हो गई, तो उसका दोषी भी केजरीवाल को माना जाता था कि केजरीवाल ने ही कपिल मिश्रा से कहा कि ये कहानी सुना दो। लेकिन बीजेपी भी कमाल की पार्टी है। मोदी जी का इतना विशाल हृदय है कि उनके बारे में इतनी खराब खराब बातें करने वाले कपिल मिश्रा को उन्होंने मंत्री बना दिया। तो केजरीवाल जितने फाइट तरीके से उनकी पार्टी, वो संजय सिंह जितना हमला करते हैं, तीखा हमला, ये माना जाए कि अब केजरीवाल फिर पुराने फॉर्म में आएंगे, उतने तीखे हमले देखने को मिलेंगे अंबानी अडानी के खिलाफ। मैंने तो आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी अरविंद की, उससे तो यही लगा कि पुराने फॉर्म में वो लौट आए। और वो मुझे लगता ये है कि दिल्ली की राजनीति ये बदल गई है। दिल्ली की राजनीति में भी परिवर्तन हुआ है, पंजाब की राजनीति पर भी असर पड़ा है, और राष्ट्रीय राजनीति का राजनीतिक समीकरण है वो भी पहले के मुकाबले इस घटना से बदल गया है। और जो ईडी है और सीबीआई है, उसकी साख कहां पे है? वो लोग ढूंढ रहे होंगे कि हमारी साख कहां है, सोच रहे होंगे पैरों में, वहां भी नहीं दिखाई पड़ेगी उन्हें साख। उन्हें फर्क पड़ता है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को, साख है कहीं? फर्क सबको पड़ता है, ऐसी बात नहीं कि फर्क नहीं पड़ता, फर्क सबको पड़ता है। फिर निर्लज्जता तेरा ही एक सहारा, ये होता है। दूसरे ईडी और सीबीआई के अफसर जो है वो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि अपनी मर्जी सब ये कर रहे हो, कोई खुद मुख्तार लोग थोड़ी ना है। उन लोगों ने कोई अपनी मर्जी थोड़ा सब ये किया है। ये तो इस तरीके से उन्हें करने के लिए कहा गया है। मेरे ख्याल से जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ अब मामला बनेगा और जांच होगी, इसके अदालत ने आदेश भी दिया है, अब वो भी दुर्भाग्यशाली है। वो तो हुक्म का गुलाम था, उसको जो हुक्म दिया जा रहा था उसके हिसाब से कर रहा था, अब मरेगा वो। संबल में सीओ अपने आकाओं की जो गड़बड़ी है उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के संबल में चर्चित सीओ के खिलाफ एफआईआर लिखने का आदेश जज ने दिया। 24 घंटे के अंदर उस जज का ट्रांसफर हो गया। तो क्या मैं मानूं कि क्या जितेंद्र कुमार सिंह जिन्होंने केजरीवाल का आदेश दिया है अगले 48 घंटे में किसी
मेघालय, मणिपुर या किसी और दूरस्थ स्थान पे या कहीं पे भी जहाँ वो उनकी नौकरी की अहर्ता पूरी करते हैं, क्या तबादले की लिस्ट में जितेंद्र अभी कुमार सिंह का नाम फौरन देखते हैं? अभी फौरन अगर ऐसा किया जाएगा तो पोल खुल जाएगी। तो जो अगर जितेंद्र सिंह के खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई करती है भारतीय जनता पार्टी की का सत्ता प्रतिष्ठान और नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं कार्रवाई, तो थोड़ा समय लेके करेंगे, कोई बहाना लेके करेंगे। अभी तो जितेंद्र सिंह ने अपना नाम जो है वो न्यायपालिका के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिख लिया है, क्योंकि उन्होंने जो तकरीबन 600 पेज का जो फैसला लिखा है, वो फैसला भी बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है। उसकी भाषा शैली, उसके तर्क वगैरह सब बहुत बेहतरीन है। उसमें मार्टिन लूथर किंग का जिक्र किया गया है। वो फैसला बहुत बेहतरीन फैसला है। वो फैसला, उसके बारे में लोगों का मानना यह है कि वो फैसला जल्दी ही एक नजीर बनने वाला है। एक किस्सा है अभयजी की, संजय जी, मुकदमा ही नहीं चला ना, ये तो मुकदमा चलने से पहले ही खारिज कर दिया गया, इस योग्य नहीं पाया गया कि मुकदमा चला। इसमें यह भी नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल को निर्दोष करार दिया गया, अदालत ने उनको अभियुक्त ही नहीं माना। हाँ, मुकदमा पहले अदालत ने उनको अभियुक्त माना नहीं, तब तो निर्दोष करार देंगे आप उनको। एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी, उसमें 1 किलो मिठाई की चोरी हो गई। मगर दुकान मालिक जो है वो थानेदार के पास पहुंचा कि मुकदमा लिख दीजिए। थानेदार ने कहा था आपके लाखों रुपए रोज की बिक्री होती है, इतनी बड़ी दुकान, 1 किलो मिठाई चोरी की, आप मुकदमा लिखा रहे हैं। बोले बात 1 किलो मिठाई की नहीं है, समस्या यह कि चोर ने घर देख लिया, रास्ता देख लिया। तो अगर जज जितेंद्र सिंह को तुरंत नहीं हटाया तो बाद में फिर ये भी तो हो जाएगा कि कुछ और लोगों में हिम्मत आ गई, कुछ और लोग भी बयान कर सकते हैं। देखिए, इसमें ये हमेशा ऐसे मामलों में थोड़ी दुविधा हो जाती है। एक तो यही है कि अगर तुरंत नहीं सजा दी उनको, उन्होंने सही इंसाफ करने की सजा तो मिलनी चाहिए भाई। जज का, इस भारतीय जनता पार्टी के सत्ता प्रतिष्ठान है, उसकी निगाह में जज का काम इंसाफ करना नहीं है। जज का काम उनसे पूछ के इंसाफ करना है। जज ने उनसे बिना पूछे इंसाफ कर दिया, अब बिना पूछे इंसाफ कर दिया, अब इसकी सजा अगर नहीं दोगे तो दूसरे जज भी बिना पूछे इंसाफ करने लगेंगे। हाँ, ये बात तो हो ही सकती है, लेकिन अगर आप तुरंत ही आप उसके ऊपर चढ़ दौड़े, लाओ लश्कर ले गए ये लोग, तो फिर तुरंत ये कहा जाएगा देखिए साहब बदले की कार्रवाई हो रही है। तो वो इन दोनों के बीच में सोचेंगे क्या करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि जो शैली है बीजेपी के नेताओं की काम करने की, बड़े साहब की, छोटे साहब की, वो इस बात की चिंता कहा करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वो तो तत्काल एक्शन करते हैं, हमारी शान के खिलाफ, हजूर की शान के खिलाफ किसी ने कहा तो सिर कलम कर दो, बाद में होगा तो देखने वाली बात है। आप जो कह रहे हैं ये भी देखने वाली बात है कि अब इस बेहतरीन और निर्भीक न्यायाधीश का क्या हश्र होता है। आप देखिए ना सरकार का काम करने का तरीका, मतलब एक शंकराचार्य ने सवाल उठा दिया तो उस पर यौन शोषण का आरोप लगा दिए, बिल्कुल, वो भी गैंगस्टर फ्रॉड आदमी ने। हाईकोर्ट ने आज रोक लगा दी गिरफ्तारी पर शंकराचार्य की। जो सरकार गिरफ्तारी करने की नौबत पे आ सकती है, वो भी गैंगस्टर की एफआईआर पर, सोचिए कहां तक चले जाते हैं लोग। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद को गिराने के लिए ये सब लोग गैंग अप हो गए हैं। सारे इस मामले में सब मिल गए हैं। इसमें योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सब एकजुट हो गए हैं अभिमुक्तेश्वरानंद को गिराने के लिए। क्योंकि मोदी को भी लगता है कि इस आदमी ने हमारे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था, बड़े लॉजिक तरीके से किया। हाँ, और अभिमुक्तेश्वरानंद जो स्टैंड ले रहे हैं, जिस तरह जवाब दे रहे हैं, उससे भी लगता है कि वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट इसलिए दिखाई जा रही है ताकि एप्स्टीन फाइल की तरफ से ध्यान हटाया सके। अब वो एप्स्टीन फाइल का नाम उठा रहे हैं, तो एप्स्टीन फाइल में योगी आदित्यनाथ का नाम तो है नहीं। वहां तो इधर ही केंद्र सरकार के लोग फंसे हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ पे भी हमला कर रहे हैं और इनके भी हमला कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में उनका कहना यह है कि ये तो 3 करोड़ वोटों के हेरफेर से बनी हुई सरकार है, सरकार को बर्खास्त करके नई सरकार दोबारा चुनी जानी चाहिए। हर तरह का हमला कर रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि कुछ नहीं होगा हमारे खिलाफ, वो सब, और उनको भाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी में रोक लगा दी और अभी अंतरिम जमानत के ऊपर गौर करता रहेगा। ठीक बात है, मतलब राजनीति के कई सारे पेज खुलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये तो एक बढ़िया पत्रकार अभय दुबे जी का विश्लेषण, और मुझको यकीन है विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।